अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नावल साइयाँ राइटर बिस्मा भट्टी पेशे खिदमत है। हम आपके लिए अच्छे और बेहतरीन राइटर्स के बेहतरीन नावल्स पेश करते हैं। अब आप पर मुनहसर है कि हमारी मोहब्बत का जवाब किस तरह देते हैं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आइए नावल स्टार्ट करते हैं। साइयाँ। आज कलम बिस्मा भट्टी। राह से उल्फत छुपा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा कर देख लिया। वो अपने ध्यान से अपने कमरे से निकला। इरादा उसका नीचे आगा जान के साथ डेरे पर जाने का था। तेजी से कमरे से निकला के सामने ही अनाबिक जो टेरेस पर खड़ी थी और वहाँ बीजान के पास बैठी उनके लिए चाय बना रही थी और बीजान किताब पढ़ रही थी। वो खड़ी उस तरह से थी कि इसाम को सिर्फ उसका साइड का चेहरा नजर आ रहा था। अनाबिया नजर आए और इसाम शाह ना देखे, ऐसे कैसे हो सकता था। वो मुस्कुराता उसको देखने लगा। हसीन है बहुत। उसके पास से आवाज़ आई। वो इतना मगन था अनाबी को निहारने में कि उसे पता ही न चला कि उसके पास कौन आकर खड़ा हुआ। हाँ बहुत। मुस्कुराते उसी ट्रांस में जवाब दिया। कब से? आप कुछ वक्फे बाद आवाज़ आई थी। जब से देखा है। फिर से ठहरा उसे चशनी भरी आवाज़ में कहा। बहुत हसीन है क्या? अब एक बार आने वाली आवाज़ लड़ खड़ा गई थी। यहाँ एहसाम शाह की महवियत टूटी। एकदम परेशान नजर से गर्दन मुड़ी तो चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया। उसके दाएं जने महम खड़ी थी जो अनाबिया को देख रही थी। एहसाम के माथे पर शिकने उभरी थी, लेकिन इस बार शिकने परेशानी की थी। वैसे महम के सामने नहीं आना चाहता था। महम ने उसकी खामोशी पर गर्दन मुड़कर उसे देखा। जो चेहरा सब बिल्कुल सपाट था। बताया नहीं, इतनी हसीन है वो? फिर से पूछा, मगर एहसाम जवाब ना जिसका। उसने अपनी नज़रें चुरा ली। महम की आंखें बार आई। उसे तो अब असल वजह मालूम हुई थी। इतनी मोहब्बत करते हैं और कभी बताया ही नहीं। इस्तेज़ाई हंसते हुए कहा। एहसाम ने उसे देखा। वो क्या लड़की थी, क्या वो उसका दिलो दिमाग पढ़ रही थी। मिस्टर एहसाम, यहाँ तो अब महम का भी जिक्र नहीं, अब तो एतराफ़ कर लें। महम ने रिंधी आवाज़ से कहा। वो चाह कर भी खुद पर जब्त नहीं कर पा रही थी। बुरी तरह हार्ट हुई थी। मुझे देर हो रही है, एहसाम ने जवाब दिया। एहसाम बेसख्त था। उसके लाभ हिले थे और वहाँ एहसाम के कदम जमे थे। जो भी था मोहब्बत ना से थोड़ा बहुत इंसानियत का रिश्ता तो था ना। वो जानता था कि महम को बुरा लगा होगा। आपने तो महम को जीते जी मार दिया। उसकी लड़खड़ाती आवाज़ आई। एहसाम ने झटके से मुड़कर उसे देखा। जो सपाट चेहरे से खड़ी ज़रूर थी, आंखें हैरान थी, मगर उनसे बहते आंसू रोक नहीं रहती। और वो कितनी मजबूत थी कि अब भी पूरी तरह हिम्मत से खड़ी थी उसके सामने। मेरे बस में नहीं था, एहसाम ने आंखें नीची करते कहा। इस वक्त उसका अंदर का गुस्सा वाला एहसाम नहीं जागा था। इस वक्त वो अपनी बेबसी के मकाम पर था कि जिससे मोहब्बत कर बैठा है वो उसकी दास में नहीं। यही अल्फाज मेरी तरफ से हैं एहसाम। उसके सामने आती दांत पीस कर बोली। आंसू लुढ़ा कर रुखसार पर बहे। एहसाम ने पीछे देखा। अब अनाबिया शायद वापस आने लगी थी। एहसाम ने महम का बाजू पकड़ा और पास ही अपने कमरे में ले गया। दरवाज़ा बंद किया और उसके सामने आया। अब करो बात, सपाट लहजे में कहा। अनाबिया को पसंद करते हैं? भारी सांसों में पूछा। कान उसके इनकार सुनने को बेकरार थे और आंखें थी कि इतने करीब से उसे पाकर आप दीदा थी। तुम्हें पता लग तो गया है, गहरा सांस लेते का। मुझे आपके मुंह से सुनना है। उसके कलज पकड़ती गिराते का। आंखें तैश में आ रही थी। आपने रिजेक्शन किसे कबूल होती है, वो भी उससे जिसको बचपन से चाहती आई थी। इस सामने उसके हाथों को दिखा जो उसके कलर्स को पकड़े हुए थे। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके कलर्स पकड़े थे और हैरत की बात थी, पकड़ने वाला एहसाम से डर नहीं रहा था। हाँ पसंद है मुझे अनाबिया। उसके बाजों पर सख्त गिरफ्त करते ठंडे ठार लहजे में कहा। आंखें उसकी आंखों में गाड़ दी। एक दम से गुस्सा आ रहा था, एक दम से नरमी आ रही थी। एहसाम को इस वक्त गुस्सा ही आ रहा था और यकीनन ये गुस्सा उससे कुछ बुरा करवा देता अगर वो इस वक्त महम की बदलती हालत ना देखता। उसकी आंखों के सामने सेकंड्स में महम की आंखों में आंसू जमा हुए थे। पहली बार एहसाम ने किसी लड़की को, वो भी इतने पास से देखा था और उसकी आंखों में पानी भरना ये तो जैसे एहसाम को जामद कर गया। होंठ लत रहे थे महम के, जैसे अपने आंसू को रोकने की कोशिश में हो। कलर पर गिरफ्त हल्की हुई थी, जिस्म पर चिमटियाँ सी चलने लग गई थी। आराम से होंठों को भींचते कदम पीछे लिए और फासला बना लिए।
एहसाम को बुरा लग रहा था, लेकिन क्या करता, उसके दिल में कहीं भी महम के लिए जज्बात नहीं थे। अब उसकी ऐसी हालत पर भी उसके दिल में कोई जज्बात नहीं थी। इस मामले में आप मर्द तो कुछ ज़्यादा ही बेबस हो जाते हैं। आंसू को उल्टे हाथ से साफ करते सपाट लहजे में बोले। एहसाम ने जवाब नहीं दिया उसे। अब क्या करेंगे? सीने पर हाथ बांधते पूछा। खुद वो संभाल चुकी थी, फक्त चंद सेकंड में अपने जज्बात पर काबू किया था। झुकना कभी नहीं सीखा था और अब तो कभी नहीं मोहब्बत की थी उसने, और अपनी इज्जत उसे बेहद अजीज थी। जहाँ कदर ना हो वहाँ से पीछे हो जाना ही बेहतर है। वो भी ये दिमाग में सोच गई थी, अपनी मोहब्बत की तकमील के लिए वो एहसाम के तरले मिन्नतें नहीं करेगी। क्या मतलब है? एहसाम को तो उसकी समझ नहीं आ रही थी। एक पल को उसकी आंखें बेइंतहा मोहब्बत की गवाही दे रही थी, तो दूसरे पल आंखों में बेपनाह अजनबियत, जैसे मोहब्बत लफ्ज़ तक से आशना नहीं। यही कि अब क्या करेंगे? अनाबिया से शादी करेंगे, ये जानते हुए कि वो सैफ भाई के मंगेतर है। उसके सवाल से कहीं नहीं लग रहा था कि वो हार्ट हुई है बुरी तरह। तुम कैसे मुझसे सवाल कर सकती हो? इस सामने अजीब लहजे में पूछा। उसे कम से कम महम से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसे तो लगातार रो देगी, अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी या कुछ और, मगर यहाँ उल्टी गंगा बह रही थी। क्यों? जब मोहब्बत कर बैठे हैं तो उसे पाने की हिम्मत नहीं, या समझ लें कि डरते हैं आप? माम ने हनूज उसी सपाट लहजे में पूछा। इसाम का पारा एक सेकंड में हाई हुआ। ज़बान को लगाम दो और निकलो यहाँ से। पता लग गया ना कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब बहस ना करना। उसकी तरफ सख्त नज़र से देखते का एकदम तो मीटर घूम जाता था। माम ने अपने लब दांतों में दबाए। राइट मिस्टर एहसाम शाह, मैं भी कोई मरी नहीं जा रही तुम्हारे लिए, समझे? मैं क्या, इस अनाबी को तो तुमसे कौन सा मोहब्बत होगी, मरती है वो सैफ भाई पर। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए भी नहीं। एहसाम शाह, अपनी फिक्र करो जिसके लिए तुमने मुझे चैट किया है। दांतों को पीसते हर लफ्ज़ को चबा चबा कर कहा। उसकी बातों ने हर्ट किया था, उसलिए गुस्से में बोले। और उससे पहले कि एहसाम उसकी बदतमीजी का जवाब देता, वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाज़ा खुला था जब तो सामने एक फजीलत शाह को पाया, जो अपना ध्यान दरवाजे पर दस्तक देने लगी थी। वो महम को ऐसे देखकर चौंकी। भला एहसाम के कमरे में क्या कर रही है ये? महम ने एक नज़र उन्हें देखा और साइड से गुजर कर चली गई। ये क्या था? क्या कर रही थी अंदर? रो रही थी वो? एहसाम। फजीलत उलझते दिमाग के साथ उसके सामने आते बोले। दिमाग ख़राब हो गया बस, और कुछ नहीं। दांतों को पीसते का और दरवाजे की तरफ बढ़ा। सम्मी, फजीलत शाह ने उसे आवाज़ दी। उनकी आवाज़ में एक ऐसा ठहराव था कि वो रुका और पलट कर उन्हें देखा, जो पुरसोच नज़रों से उसे देख रही थी। वो चलते उसके सामने। लड़कियों के दिल नहीं तोड़ते एहसाम, अगर ये एक बार टूट जाए ना तो दुनिया की कोई ताकत उनको बिखरने से रोक नहीं पाती। और अगर बिखरे ना तो अंदर से ऐसा टूटती हैं कि फिर मोहब्बत नहीं करती। ना किसी को इल्म होता है उनके टूटने का। फजीलत बहुत गहरी बात कर रही थी। शायद वो कुछ समझ गई थी कि माम क्यों रो रही थी, और वो भी ऐसे रही थी जैसे जब्त करने के बावजूद आंसू निकल आए। इतनी मजबूती कैसे आ जाती है औरत में, हैरत है। इस शाम को समझ तो आई थी, लेकिन उसको समझने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। तुमसे बहुत मोहब्बत करती है सामी, उसको तोड़ना मत। महम मिन्नत करने वालों में से नहीं है। वो ज़ोबिया और सईद की बेटी है, और दोनों ने झुकना नहीं सीखा। और महम सईद के जैसे फितरत रखती है। वो ठहरे हुए लहजे में उसे देखते बोली। एहसाम ने उन्हें देखा। इतनी संजीदगी से बात कर रही थी, उसको समझना पड़ा। तुम्हारी बेजारी पर तुमसे बहुत दूर चली जाएगी, पलट देखेगी भी नहीं कि तुम कहाँ हो। और अगर उसके अंदर का हाल जानना हो तो उसे हंसने पर मजबूर करना, और अगर वो हंस पड़ी तो समझ लेना वो तुम्हारी मोहब्बत की मुंतज़िर है। मुस्कुराकर अपने बेटे के गाल पर हाथ रखा। एहसाम ने सर झुका लिया। वो क्या बताता कि उसके दिल में अनाबिया बसी है। बेटियों के कहक में माँ बाप की जान होती है एहसाम। और ज़ोबिया परेशान इस हवेली में महम के कहके नहीं गूंजे। उसके हाथों पर दबाव रहते कहा। एहसाम ने उन्हें अजीब नज़रों से देखा कि क्या इसमें उसका कसूर है कि वो नहीं हंसती। बिल्कुल हर वक्त लड़ती हो उससे। अब कुछ मत बिगड़ो, पहले ही पूरी हवेली में परेशानी फैली है। नीचे जाओ, भाई जान बुला रहे हैं, डेरे पर जाना है। जरगा बैठ रहा है, जाओ। फजीलत ने उसे ज़रा रोहबदार अंदाज से कहा और कमरे से बाहर चली गई। एहसाम ने गहरा सांस लिया। वो यकीनन बचपन की हुई मंगनी में बुरी तरह फंसने वाला था, या सिर्फ उसका ख्याल था कि वो फंसेगा। क्या पता तकदीर ऐसा खेल खेल दे कि एहसाम शाह खुद इस चुंगल में खुद को फंसने दे। किसे खबर है। हौसला करें, अपी क्या हो गया है? अनाबी ने उसके हाथ मलते कहा।
ज़मर की हालत बेहद बुरी थी। वो इस वक्त बुखार से ताप रही थी और आंखें परेशान सूजी हुई थी। दिल था कि काबू नहीं आ रहा था। आने वाले वक्त को सोच सोच कर उसकी जान जा रही थी। उसके दिल में एक ही बात आ रही थी कि अगर पंचायत में कैफ की मौत मांगी गई तो क्या करेगी वो, कैसे जिएगी उसके बिना। बी ब्रेव ज़मर, कुछ नहीं होगा, अल्लाह पर यकीन करो। महम उसके सामने बैठते बोली। ज़मर ने लाभ खींच ली, उन हौसलों से भी अंदर की तरफ नहीं थाम रही थी। अन्नो दरवाजे पर नाक हुई और कैफ की आवाज़ है। ज़मर ने बेकरार निगाहों से दरवाजे को देखा। दिल तो जैसे रुक गया था। भाई से बात कर ले, बेटर फील करेंगे आप, मलिया ने उसके कंधे पर हल्का सा दबाव देते कहा। और तीनों आगे पीछे कमरे से निकल गए। मलिया और अनाबिया चेहरे पर दुपट्टा रखती निकल गए, लेकिन महम दरवाजे पर रुकी और कैफ को देखा जो दीवार से टेक कर संजीदा चेहरे से खड़ा था। नजर ज़मीन पर मरकूज थी। महम कौन सा सब लड़कियों की तरह मुंह पर पर्दा करते थे जो अब करती। उसने कैफ की तरफ रुख किया। कैफ भाई, इतने प्यार करने वाले मिली है आपको, उनकी खातिर अपनी जान की हिफाजत कीजिएगा, महम ने उसकी तरफ देखते कहा। कैफ ने उसे देखा जो उसकी तरफ हमदर्दी से देख रही थी। नसीब और लेख किसके हाथ में होते हैं? कैफ ने गहरा सांस लेकर कहा। अगर अपने ज़िंदगी के लिए लड़ा जाए तो ज़िंदगी मिल जाती है, कोशिश करने में क्या हर्ज। हल्की सी मुस्कान से कहा। इस वक्त हिम्मत बंधानी ही तो थी। कैफ ने सर असबात में हिलाया और अंदर चला गया। अंदर आया तो ज़मर को बेड पर बैठे पाया जो सामने किसी नुक्ते पर आंखें टिकाए हुए थी। वो छोटे कदम लेता उसके साथ कुछ फासले पर बैठ गया और सर झुका लिया। दोनों के दरमियान खामोशी थी। कमर में सुकून था, ना उसमें हिम्मत थी बात करने की, ना ज़मर की ज़बान हिल पा रही थी। ज़मर, बस चुप कर जाए, एक लफ्ज़ ने। उसके बाद के आगाज़ करते ही ज़मर की संजीदा पुरसोच आवाज़ उभरी। कैफ ने गर्दन मुड़कर उसे देखा, जिसकी आंखें पानी से भरी हुई थी, जैसे अभी सैलाब आंसुओं का बार तोड़कर निकल आएगा। बहुत सुना लिया आपने मुझे, मैंने बहुत सुन लिया। अब ना आपकी बात से सुकून मिलेगा साईं, ना ही अब कोई तसल्ली चाहिए। मेरी मोहब्बत ने मुझे जिंदा दरगोर करने की ठानी है, तो ऐसे ही सही। लड़खड़ाती आवाज़ डूबते लहजे में वो बोलती कैफ को बुरी तरह से तड़पा गई। कैफ का दिल किया कि उसे ज़ोर से सीने में भींच ले, कम से कम उसकी तकलीफ़ तो कम हो। पागल उससे बेहद मोहब्बत कर बैठी है। मैं कोई ऐसा फैसला नहीं होने दूंगा जो हमारे दरमियान है, कैफ ने उसका हाथ पकड़ कर कहा। एक शिद्दत उसके अल्फाज में थी। साईं, आपकी कसम, अगर इस ज़माने के दस्तूर ने मुझे आपसे जुदा किया ना तो देखिएगा ज़मर खुद को कैसे ज़िंदा मारेगी, क्योंकि आपके बिना ज़िंदगी कभी तसव्वुर नहीं की मैंने, ना कभी करूँगी, ना करनी है। समझ रहे हैं आप? ज़मर ने उसकी तरफ देखते कहा। उसकी आंखें शिद्दत गाम से सुर्ख हो गई थी और हाथ पाँव ठंडे। कैफ के पास तो जैसे अल्फाज ख़त्म हो गए थे। जाइए यहाँ से, और मुझसे तब मिलेगा जब मेरी खातिर खुद को बचा कर लाएंगे, वरना सिर्फ इशारा कर दीजिएगा, ज़मर अपनी जान खुद ले लेगी। अपना हाथ उसके हाथ से निकालते वो बहुत बड़े अल्फाज कह गई थी। जिसने कैफ के दिल पर वार किया था वो भी बुरी तरह से परेशान था। उससे पहले वो अपना ज़ब्त खो देता, तेज़ी से उठा और कमरे से बाहर चला गया। पीछे ज़मर की हिचकी बांध गई। ये इश्क के पाठ पढ़ाने वाले अकल से गाफिल क्यों हो जाते हैं? ये क्यों नहीं समझते कि इश्क को जीने के लिए इश्क वाले सलामत होने ज़रूरी हैं? करते हैं जिस पितान, कोई जुर्म तो नहीं। शौक़ फजूल उल्फत नाकाम ही तो है। दिल मुदई के हरफ मलामत से शाद है। ऐ जाने जान बहरफ तेरा नाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। दस्ते फलक में गर्दिश तकदीर तो नहीं, दस्ते फलक में गर्दिश अयाम ही तो है। आखिर तो एक रोज़ करेगी नज़र वफा, वो यार खुश खसाल सरे बाम ही तो है। भीगी है रात फैज़ गज़ल इब्तिदा करो, वक्त सरूर दर्द का हंगाम ही तो है। जरगा बैठा हुआ था। बहुत बड़ी पंचायत थी। चारों सरदार अपनी अपनी कुर्सी पर बड़े ठाठ से बैठे थे, लेकिन उनमें से पांचवा सरदार तो यूसुफ शाह था जो आज अपने बेटे के फैसले पर बैठा था। आज भी शिमला नीचा नहीं था, मगर कंधे झुके हुए थे। बेटे की गुस्से में की गई गलती ने किस मकाम पर ला दिया था। दूसरों के फैसले आज तक किए थे, आज अपनी बारी थी। शाह जी, आज आप इस तरह फैसले के लिए बैठेंगे, कभी नहीं सोचा था, सरपंच ने दुख से कहा। उनके लिए यूसुफ शाह बहुत अजीज़ था और आज उनके घर का फैसला काफ़ी कठिन था। यूसुफ शाह ने कुछ ना कहा। कैफ, सैफ, इसाम, जामिल और फरीद शाह भी नशिस्तों पर बैठे थे। सबके चेहरे संजीदा थे, जबकि कैफ का
जिबड़ा बेंचा हुआ था। आओ खोखर, तुम्हारा ही इंतजार था। खोखर के डेरे पर में आते ही सरपंच ने कहा। खोखर आग बरसाती नजरों से अंदर दाखिल हुआ। साथ वहाब खोखर और नियाज का छोटा भाई रजब खोखर था। तीनों को नशिस्तों पर बिठाया गया। खोखर ने खून आशाम निगाहों से यूसुफ शाह को देखा। सैफ का खून खौल उठा उसकी आंखें देखकर। यकीनन वो उसको छोड़ता ना, अगर एहसाम उसका बाजू जोर से दबाता, नफी में सर न हिलाता। कंट्रोल सैफी, कंट्रोल। उसकी तरफ देखते सरगोशी से कहा। बोलो खोखर, सरपंच ने उसे कहा। यूसुफ शाह के बेटे ने मेरे बेटे पर हमला किया और उसका नतीजा मेरे बेटे की मौत थी। मुझे इंसाफ चाहिए। नियाज खोखर बिफरे हुए शेर तरह बोला। उसका बस ना चलता तो उठकर यहीं लड़ाई शुरू कर देता। हाँ यूसुफ शाह, तुम मानते हो उसकी बात? क्या ये सच कह रहा है? 5 सरदारों में से एक ने पूछा। ये सच कह रहा है, लेकिन लड़ाई उसके बेटे ने शुरू की। मेरी ज़मीनों पर अपने आदमी लेकर आया और मेरे घर की बेटियों पर गलीज अल्फाज इस्तेमाल किए। मुझे भी उसका इंसाफ चाहिए कि मेरी बेटियों के लिए, यानी यूसुफ शाह के घराने पर कैसे गलत अल्फाज इस्तेमाल हुए। जुर्रत कैसी हो यूसुफ शाह भी? आपने रोबदार लहजे में बोला। नियाज खोखर पैचो-ताब खाकर रह गया। भाई ने ऐसा वैसा कुछ किया था? आपने तो मुझे नहीं बताया। वहाब ने परेशानी से धीमी आवाज़ से अपने बाप से पूछा। चुप रहो, नियाज खोखर ने उसे खामोश करवा दिया। ये तो गलत हुआ। यूसुफ शाह झूठ नहीं बोलता, सब जानते हैं। ना ही उसकी हवेली के लोग झूठे हैं, लेकिन यूसुफ शाह, तुम्हारे बेटे ने गोली मारी थी, कत्ल किया। अब इंसाफ देना हमारा फ़र्ज़ है। जैसे सबका फैसला करते हैं, इस तरह ये फैसला भी हम पंच सरदार की रजामंदी से होगा, सरपंच ने कहा। यूसुफ शाह ने सर हाँ में हिलाया। परेशान तो वो थे, हर फैसला ही तकलीफ दिया था। बोलो नियाज खोखर, क्या इंसाफ मांगते हो? एक सरदार ने नियाज खोखर से कहा। मुझे इंसाफ चाहिए, खून के बदले खून। नियाज खोखर से पहले ही रजब खोखर गुस्से से बोला। यूसुफ शाह ने उसे घूर कर देखा, जिसने इतनी बड़ी बात कहने की जुर्रत की थी। बोलो यूसुफ शाह, दोबारा सरपंच ने कहा। नामुमकिन है, कुछ और बात करो। यूसुफ शाह ने बड़े ज़ब्त से कहा। अपनी हवेली की सबसे खूबसूरत बेटी बनी करो या गुलामी में दो। नियाज खोखर ने अपनी मनाउस ज़बान से कहा। वहाब ने चौंक कर अपने बाप को देखा, क्योंकि उनके ख़ानदान में वही तो एक रह गया था। एहसाम अपनी जगह तड़प गया। सैफ और कैफ की रगें तान गई। फरीद शाह और यूसुफ शाह ने बड़े ज़ब्त से उसकी बात सुनी। अपनी ज़बान को लगाम दो। ये करीती आवाज़ एहसाम की थी, क्योंकि उसे पता था कि हवेली की सबसे हसीन लड़की अनाबी आई थी और वो कैसे बर्दाश्त करता। कैफ और सैफ भी जिबड़े बेंचे अपनी जगह खड़े हो चुके थे। जमल के माथे पर भी शिकने नमूदार। एहसाम खामोश। यूसुफ शाह ने उसकी गरज पर अपनी रोबदार आवाज़ में कहा। खुद को कंट्रोल करता वो बहुत मुश्किल से वापस अपनी जगह बैठा। नियाज खोखर, तुम मेरी हवेली की बेटी की बात कर रहे हैं, सोच समझ कर अल्फाज अदा करो। यूसुफ शाह ने कहा। यूसुफ शाह, और क्या चाहते हो तुम? यही फैसला होता है कि जो मजलूम हो उनके मतलब के मुताबिक सजा दी जाए। तुम्हें उन्हीं में से कोई सज़ा मुंतखब करनी होगी, एक सरदार ने कहा। जो पंचायत के फैसले थे उन्हें उसी के मुताबिक चलना था। हमें वक्त दें, कुछ देर, हमें फैसला करने दें। यूसुफ शाह ने धीमे लहजे में कहा। तुम्हारा बेटा कसूरवार है और यहाँ फैसला होगा अभी और इसी वक्त। तुम्हें किसी सूरत वक्त नहीं मिलेगा। नियाज खोखर ने ऊंची आवाज़ से मना किया। नियाज, हमारी पंचायत का असूल है कि वक्त दिया जाता है। यह पंचायत शाम को फिर लगेगी, ठीक 7 बजे। तब तक यूसुफ शाह के पास वक्त है। वो सोच ले उसे क्या करना है। खून के बदले खून, यानी कैफ शाह की मौत, या फिर किसी एक बेटी को या तो बनी करे या नियाज खोखर को गुलामी में दे। सरपंच ने नियाज खोखर के जवाब में कहा। यूसुफ शाह ने अपने लाभ बेंचे। उनके लिए सबसे मुश्किल फैसला था ये। शाहों के लड़के बस गुस्से से नियाज को घूर रहे थे। सब रजामंद हैं। सरपंच ने पंचायत में आए लोगों से पूछा। शाह जी को वक्त देना चाहिए। सरपंच साहब, हम राजी हैं, राजी हैं हम, सब लोगों ने कहा। वो रंजीदा तो थे, मगर यही होना था। यूसुफ शाह ने सरपंच को देखा, जो खुद परेशान थे और उन्हें देख रहे थे। इस शाम तेज़ी से उठा और निकलता चला गया। उसका गुस्सा सबसे बुरा था, जो काबू नहीं आ रहा था। यूसुफ शाह अपनी जगह से खड़े हुए। उनकी तकलीद में सैफ, जमल, कैफ और फरीद भी उनके पीछे खड़े हुए। यूसुफ शाह ने सलाम किया और डेरे से निकल गए। पीछे ही दूसरे भी निकल गए। किसी सूरत नहीं, कैफ ऊंची आवाज़ से बोला। पूरे लाउंज में सन्नाटा था। सब मर्द सोफों पर बैठे थे। यूसुफ शाह के साथ फरहन शाह भी जान बैठी थी, जो बेहद परेशान थी। सारी सूरत हाल का उन्हें पता लग गया था। मलिया, जमर और नबी चेहरे पर दुपट्टा रखे
اوپر کوریڈور کے جنگلے کے ساتھ کھڑی تھی۔ زمر کے تو سانس سوکھے ہوئے تھے اور یہی حال دونوں کا تھا۔ البتہ مہم نیچے زوبیا کے صوفے کے پیچھے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اسے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہے یہ۔ اسے پنچایت اور اس کے فیصلوں کا علم نہیں تھا، تب بھی الجھی ہوئی تھی۔ ہماری حویلی کی کوئی بیٹی نہ بنی ہوگی نہ غلامی میں جائے گی، اس بار احسام نے کہا۔ ہمیں ان میں سے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ یوسف شاہ نے الفاظ پر زور دیا کہ یہی ہونا ہے، یہی ضروری ہے۔ تو کیا کریں گے شاہ جی؟ میرے کیف کو موت کے منہ میں ڈال دیں گے؟ بھی جان نے نم آواز سے روب دار لہجے میں کہا۔ میں اپنا بیٹا کیوں دوں گا انہیں؟ یوسف شاہ نے غصے سے کہا۔ یوسف شاہ کی غصیلی آواز پر انابی نے جھرجھری۔ تو کیا کریں گے بھائی صاحب؟ فرید شاہ نے پریشانی سے پوچھا۔ اپنی کوئی بیٹی ہی دینی پڑے گی۔ یوسف شاہ نے بے حد مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے۔ سب لوگوں نے جھٹکے سے یوسف شاہ کو دیکھا۔ یوسف بھائی ہوش میں تو ہو؟ زوبیا نے غصے سے کہا۔ احسام جبڑا بینچے دیکھ رہا تھا، کسی طور اسے یہ فیصلہ قبول نہیں تھا۔ زامل بھی پریشان ہو گیا۔ کرنا پڑے گا زوبیا، کیف کے حصے کی تکلیف سہنی پڑے گی۔ یوسف شاہ نے سر جھکاتے کہا۔ بیٹی میرے حوالے سے آپ زمرد دیں گے ان کو؟ کیف نے حیرانی سے پوچھا۔ کرنا پڑے گا، یوسف شاہ نے پھر سے کہا۔ کسی صورت نہیں، میں زمر کو کسی صورت نہیں ہونے دوں گا، کسی کا۔ وہ تیش میں اٹھتا اپنی جگہ گارج سے بولا۔ تو کیا کرو گے؟ ہاں؟ یوسف شاہ بھی اسی تیز آواز میں بولتے اس کے سامنے کھڑے ہوئے۔ باقی سب بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ باپ اور بیٹا آمنے سامنے تھے۔ زمر نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اس کی تو روح فنا ہو رہی تھی۔ اس کا شک صحیح نکلا۔ جان کے بدلے یہ ہونا تھا۔ زمر میری ہے آغا جان، کیف نے غصیلی سرخ نگاہوں سے کہا۔ تو پھر اپنی جان کی قربانی دے دو، یوسف شاہ نے کہا۔ ان کا لہجہ نہایت گرم تھا۔ بی جان نے تڑپ کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ کیف نے دوسری طرف رخ کیا۔ مجھے مار دے مگر زمر نہیں، کیف نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ تو تمہارے بعد بھی ہم اسے کسی نہ کسی کے نام کریں گے۔ کیا فرق تمہاری اس قربانی کا؟ وہ اب بھی ادھر بدلے پر جائے یا تمہاری موت کے بعد کسی کی دلہن بن کر جائے، تمہیں کیا ملے گا؟ یوسف شاہ نے تکلیف، غم اور غصے کے ملے جلے جذبات میں کہا۔ ان کے لیے کون سا آسان تھا فیصلہ کرنا؟ کیف نے بے بسی سے آغا جان کو دیکھا۔ نفی میں سر ہلاتا وہ تیز سے داخلی دروازے کی طرف بڑھا اور حویلی سے نکل گیا۔ یوسف شاہ اپنی جگہ بٹھانے کے انداز میں بیٹھے۔ آغا جان کوئی اور حال؟ زامل نے کہا۔ یہی ہے بس، انہوں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ ونی کیا ہوتا ہے؟ ماہم نے بالآخر پوچھ ہی لیا جو سوال اس کے دماغ میں تھا۔ احسام نے خون برساتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور رخ پھیر لیا۔ اس کی آواز اسے زہر لگی تھی۔ ماہم چپ رہو، زوبی نے اسے ڈانٹا۔ نہیں ماما، زمر کے ساتھ کیوں؟ اگر یہ سزا ہے تو حویلی کی کوئی بھی لڑکی چلے گی؟ خوبصورت چاہیے نا؟ شاہ حویلی کی ساری لڑکیاں خوبصورت ہیں، تو اکیلی زمر ہی کیوں؟ ماہم اپنی سمجھ کے مطابق بولی۔ اب اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ونی کیا ہوتا ہے، تو وہ کیا صحیح بولتی۔ تمہیں کچھ نہیں پتا ان معاملات کا ماہو، تم نہ بولو، سیف نے تمل انداز سے اسے کہا۔ نو پرابلم برادر، میں چلی جاتا ہوں، زمر کی جگہ ونی مجھے دے دو۔ ونی کے طور پر اسے کیوں تکلیف دے رہا ہے؟ ماہم نے اپنے طرف سے بڑی اہم بات کی۔ سب نے جھٹکے سے اسے دیکھا جو کیا بول گئی تھی۔ احسام کا تو خون ہی کھول اٹھا۔ تن فن کرتا صوفے کے گرد سے گھومتا اس کی طرف آیا۔ ماہم نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ چٹاک ایک زوردار تھپڑ مہم کے منہ پر مارا اور مہم لہرا کر زمین پر گئی۔ مہم کے تو کیسے کان سن ہو گئے تھے۔ احسام، سب نے اس کی حرکت پر کہا۔ ہر کوئی اپنی جگہ پر دہل گیا تھا۔ زامل کی تو آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس کی بہن پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس سے بھی گری ہوئی بقت کو کہتے ہیں ونی، اور اپنی ایسا لفظ کیسے ادا کیا؟ احسام اس کے سر پر گرجا تھا۔ پوری شاہ حویلی اس کی گھن گرج سے گونج اٹھی تھی۔ اس کے دل کا کسی نے جیسے جکڑ لیا ہو۔ مہم کے الفاظ پر محبت نہ سی، لیکن اس کی منگیتر تھی، اور اس وقت احسام نے اسے تھپڑ اپنی عزت کے لیے مارا تھا اور اس کیفیت سے انجان تھا کہ وہ جانے انجانے میں مہم کو